Hello friends, my name is Ashutosh and I have been training students and guiding students for last 20 years for different competitive examinations. And in this short span of time, I have done a long journey. I have touched the lives of more than 1 lakh students. और इस छोटी से समय में जो मैंने एक लंबी जर्नी जी है, उसमें मैंने देखा है बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज। मैंने देखा एक स्टूडेंट को जो एक एटीएम के बाहर गार्ड हुआ करता था, एक आईआरएस ऑफिसर बनते हुए। मैंने देखा एक बच्चे को जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया था, उसको जज बनते हुए। ऐसे लॉट्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज, बट आई हैव ऑल्सो सीन लॉट्स ऑफ फेलियर स्टोरीज। मैंने देखा बच्चों को बड़े बड़े कॉलेजेस में जाकर ड्रग एडिक्ट होते हुए। मैंने देखा बच्चों को प्रेशर न झेल पाते हुए सुसाइड करते हुए। ऐसे बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास हैं, राइट। विद ऑल माई दीज स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूँ। और जिनको लगता है कि उनका पेपर खराब हो गया है, सबसे जरूरी बात यह है कि परेशान होने की, डिमोरलाइज होने की, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। नो एग्जामिनेशन इज द एंड ऑफ द लाइफ, राइट। तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज नहीं होती है और एक दूसरा रास्ता खुल जाता है। देयर इज ऑलवेज सम डोर्स है जो सामने आपके पास हैं। हमें हर बार एक चीज देखनी होती है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस कोचिंग ने ये कट ऑफ दे रखा है, उस कोचिंग ने वो कट ऑफ दे रखा है। मैं सबसे हाथ जोड़ के बोलता हूं, प्लीज किसी भी कोचिंग के किसी भी कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए, राइट। कोई भी कोचिंग आपको सही कट ऑफ नहीं बता सकती। आप पेपर दे के आए हैं, वेट करिए कुछ दिनों का, हैव पेशेंस। देखिए कि जो बॉडी है, जो एक्चुअल बॉडी है, वो क्या कट ऑफ आपको दे रही है। बहुत बार कट ऑफ उल्टे सीधे बता करके लोग डराने की भी कोशिश करते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, वेट करिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टाइम पे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, राइट। तो हमेशा जिंदगी में कुछ ऑप्शंस होते हैं और हम देखते हैं कि जो बेस्ट ऑप्शन है उसको हमें चूज करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि अभी आपके पास कई सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। जामिया का एग्जाम है 13 जुलाई को, उसको फोकस कर लीजिए। सीईटी महाराष्ट्र होने वाला है, उसको फोकस कर लीजिए, वो शायद अगस्त में होगा। सीयूईटी भी अगस्त में होगा। तो ये सारे एग्जाम्स को फोकस कर लीजिए और अगले 1-1.5 महीने का यूटिलाइजेशन कर लीजिए एंड यू विल गेट सेलेक्टेड। आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद जब आप अपना कोर्स करके बाहर निकल आएंगे, जॉब में आ जाएंगे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ जाएंगे, तो आज से 10 साल के बाद नोबडी विल बी आस्किंग यू कि आप किस कॉलेज से एमसीए करके आए थे। लोग आपसे ये पूछेंगे कि बॉस आपका काम कैसा है, आप परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी आने वाले टाइम पे फोकस करिए और बिल्कुल ये मत सोचिए कि आप एग्जाम अगले साल देंगे। अगर इस साल आपका किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है तो गो अहेड। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो आपको बहुत सारा ज्ञान दे रहे होंगे, जिनका सिलेक्शन इससे पहले हुआ है, और वो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो ज्यादा ज्ञान दे रहे होंगे, राइट। तो प्लीज डोंट लिसन टू देम, लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर सोल एंड मोर इंपॉर्टेंट, लिसन टू योर मेंटर्स। एंड चूजिंग अ राइट मेंटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपना टीचर, अपना गुरु, अपना मेंटर, अपना आचार्य बड़े अच्छे से चुनिए, सोच समझ के चुनिए। बिकॉज लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं बोलता हूं ये बात इनकम्प्लीट है, अधूरी है। प्रैक्टिस डज नॉट मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अंडर अ प्रॉपर गाइडेंस, अंडर अ राइट गाइडेंस, अंडर अ राइट मेंटर मेक्स यू परफेक्ट, राइट। सो फाइंड आउट योर मेंटर, लिसन टू हिम एंड मूव ऑन। हम आज बात करने जा रहे हैं निमसेट के रीजनिंग सेक्शन के लिए। निमसेट का जो रीजनिंग सेक्शन का पेपर है, आज मैं उसका एनालिसिस भी करूंगा आपके लिए और उस पूरे सारे पेपर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी करूंगा कि अगर मैं पेपर कर रहा होता तो मैं कैसे करता। पिछले काफी लंबे समय से मैं निमसेट के लिए लोगों को जो है ट्रेन कर रहा हूं और इस साल का जो पेपर था, रीजनिंग सेक्शन था, इससे इजी सेक्शन मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा। तो अगर मैं पेपर कर रहा होता तो शायद मेरे को 20 या 25 मिनट लगता उस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए, और आपने भी अगर ठीक से प्रैक्टिस की होती तो आपको भी 20-25 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए था उस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। एक सेट था जो गलत था, यू मस्ट हैव लेफ्ट इट, उसको आपको छोड़ देना चाहिए था। तो अभी हम समझेंगे सारे के सारे क्वेश्चन जो निमसेट 2022 में आए थे रीजनिंग सेक्शन के, वो कैसे थे और उनको क्या करना चाहिए था। ओके गाइस, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है पेपर का और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में एनालॉजीज पर बेस्ड आते हैं, राइट। जो देख रहा होता है आपके पेपर में कि आप चीजों को रिलेट कर पाते हैं कि नहीं, आप ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि नहीं कौन कौन सी चीजें एक ग्रुप में आती हैं और कौन कौन सी चीजें उस ग्रुप से बाहर आती हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर रिलेटेड in the same way as the capitalized words are related to the each other।
जो रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में है वही रिलेशनशिप और कौन से वर्ड्स के बीच में है। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक तो आपका वोकैब ठीक होना चाहिए, आपको इन वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए, राइट। दूसरा आपका रीजनिंग ठीक होना चाहिए, आपको यह समझ में आ जाए कि क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में है। अगर बात करें फ्रूगल की, तो फ्रूगल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बहुत सोच समझ के खर्च करता हो, राइट, जो सिंपल लिविंग में बिलीव करता हो। एंड एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब होता है एक इंसान जो बहुत पैसे खर्च करता है, बिना सोचे समझे खर्च करता है। आपको, मुझे लगता है कि अब समझ में आ गया होगा कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। फ्रूगल मींस जो सोच समझ के खर्च कर रहा है, और एक्स्ट्रावैगेंट मींस जो बिना सोचे समझे खर्च कर रहा है, फिजूल खर्च जिसको बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, एंटोनियम है, अपोजिट है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? अब देखते हैं कि यहां पर कौन कौन सा ऐसा वर्ड है जो अपोजिट है एक दूसरे के। प्रीडिसेसर एंड प्रीकर्सर, प्रीडिसेसर एंड प्रीकर्सर, प्री मतलब होता है पहले, यानी ये दोनों वर्ड्स का मीनिंग निकलता है जो पहले आता है, राइट। प्रीडिसेसर एंड प्रीकर्सर आर ऑलमोस्ट सिनोनिमस, एक जैसे वर्ड्स हैं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। टीचर एंड फिलॉन्थ्रोपिस्ट, टीचर और फिलॉन्थ्रोपिस्ट एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। फिलॉन्थ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो लोगों की सेवा करता है। हर्मिट मीन्स सन्यासी, फिलोसोफर मीन्स जो दार्शनिक हो, तो ये भी अपोजिट वर्ड नहीं है। अपोजिट वर्ड है क्रिटिसाइज एंड एडवोकेट। क्रिटिसाइज का मतलब होता है किसी चीज को विरोध करना, अपोज करना, और एडवोकेट का मतलब होता है किसी चीज का फेवर लेना। तो अपोज करना एंड फेवर लेना, दे आर दी ऑपोजिट वर्ड, तो माय आंसर हैज टू बी बी। आई होप इट्स क्लियर विथ एवरीबॉडी, सबको समझ में आ गया ये। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है, राइट। बहुत सारे लोग बोलते हैं सीरीज का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो भी इस तरह के सारे क्वेश्चन होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, मेरे अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन सिर्फ एक चीज के हैं, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को टेस्ट कर रहा होता है। और इस बार का जो पेपर था बड़ा इजी सेक्शन था, जस्ट एज फार एज रीजनिंग सेक्शन इज कंसर्न, इट्स अ वेरी इजी सेक्शन, राइट। तो देखें जरा सा यहां पर क्या हो रहा है, एक पैटर्न नजर आएगा हमेशा। तो सबसे पहले वर्ड है मेरे पास HEC, देन J, GE, then the third word is LIG. Try to find out a pattern here. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। इट्स अ वेरी इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन। H के बाद J आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, he is skipping I. H के बाद I आता है, I के बाद J आता है, तो I he is skipping, डायरेक्टली राइटिंग J. J के बाद क्या आता है, K को स्किप कर दिया, L पे आ गया, फिर M को स्किप कर दिया, N पे आ गया। इसका मतलब अब ये O को स्किप करेगा और P पे आ जाएगा। इसका मतलब मेरा पहला लेटर जो भी आंसर का होगा वो क्या होगा, P होगा। PMK, HGF, KMP, ONM, आंसर हैज टू बी PMK। इसके आगे आपको चेक करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अगेन कितना सिंपल क्वेश्चन है, फिर मेरे हिसाब से आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को ही टेस्ट कर रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है देखिए, पेंट और ब्रश, एक रिलेशनशिप आपको दिख रहा होगा पेंट और ब्रश में। बिना ब्रश के आप पेंट नहीं कर सकते, पेंट करने के लिए आपको ब्रश की जरूरत होगी। सिमिलरली यहां पर क्या बना हुआ है, धागा बना हुआ है। धागे के साथ किस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी काम करने के लिए, ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ नीडल, सो योर आंसर हैज टू बी डी। देख लीजिए ओरल क्वेश्चंस हैं, पेन लगाने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यू कैन सॉल्व देम वेरी फास्ट, सिंपल एनालॉजी का क्वेश्चन है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये अच्छा क्वेश्चन है। दीपक, राहुल, मनोज, विनोद आर ब्रदर्स, हु इज द हैवीएस्ट। इनमें से हैवीएस्ट कौन है ये आपको पता लगाना है। एक नया ट्रेंड आजकल दिखाई पड़ता है पेपर्स में, बहुत सारे क्वेश्चन डीएस के आते हैं। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। Data in both the statement together are not sufficient. Statement 2 alone is sufficient, but statement 1 is not sufficient. Right? Either 1 or 2 is sufficient. Statement 1 alone is sufficient, but statement 2 alone is not sufficient. इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देना है,
आपको यह बताना है कि कौन कौन से डेटा को यूज करके मेरा आंसर आ सकता है। ठीक है, लेट्स लुक एट दिस। दीपक, राहुल, मनोज एंड विनोद, कितने ब्रदर्स हैं जरा देखिए। दीपक, राहुल, मनोज एंड विनोद, देयर आर 4 ब्रदर्स। ठीक, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व इट इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। राहुल इज हैवियर देन दीपक एंड विनोद, तो कैन आई राइट राहुल इज हैवियर देन दीपक एंड विनोद। देखिए मैंने यहां पे ऑब्लिक साइन लगाया है। व्हाई आई एम यूजिंग एन ऑब्लिक साइन हेयर, बिकॉज मुझे ये नहीं पता है कि दीपक और विनोद में कौन जो है वो हैवियर है। ये मुझे पता है कि राहुल जो है वो दीपक से भी हैवी है और विनोद से भी हैवी है, तो दीपक और विनोद में कोई दूसरा हैवी हो सकता है, मुझे नहीं पता, नो इश्यूज। बट लाइटर देन मनोज, ये बट लाइटर देन मनोज किसके लिए आ रहा है? राहुल के लिए, कि राहुल इन दोनों से हैवी है, दीपक एंड विनोद से, मगर मनोज से क्या है? लाइटर है। तो ये बात क्लियर हो गई, सबसे हैवी मनोज है, उससे बात कौन आ रहा है? राहुल। उसके बाद दीपक और विनोद में मेरे पास डेटा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया था? हु इज द हैवीएस्ट? तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मनोज इज द हैवीएस्ट। ये आंसर किससे मिल रहा है? मुझे पहले स्टेटमेंट से मिल रहा है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट स्टेटमेंट आई कैन गिव द आंसर। नाउ लुक एट द सेकंड स्टेटमेंट। दीपक इज लाइटर देन राहुल, ठीक है, दीपक इज लाइटर देन राहुल, दीपक इज लाइटर देन राहुल, ओके, नो इश्यूज। एंड मनोज, मनोज से भी लाइटर है, बट हैवियर देन विनोद, लेकिन विनोद से हैवी है। अब देखिए इस डेटा में मुझे यह तो पता है कि सबसे लाइट कौन है? विनोद, मगर हैवीएस्ट जो है वो आर भी हो सकता है और एम भी हो सकता है, मतलब राहुल भी हो सकता है और मनोज भी हो सकता है। तो सेकंड स्टेटमेंट से मुझे आंसर नहीं मिल रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट अलोन इज, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, बट स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अगर हम केवल स्टेटमेंट 1 को यूज कर रहे हैं, आई विल गेट द आंसर, बट इफ आई एम यूजिंग स्टेटमेंट 2 अलोन, आई विल नॉट गेट द आंसर। तो माय आंसर हैज टू बी डी, डी इज द आंसर। चलिए आ जाते हैं फिर इस क्वेश्चन पे। अगेन एक सिंपल एनालॉजी का प्रॉब्लम है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। वही करना होगा, आपको यह देखना होगा कि इन दोनों वर्ड्स में क्या रिलेशनशिप है, वही सेम रिलेशनशिप अगले वर्ड्स में होना चाहिए। मेल्ट, लिक्विड, फ्रीज। कोई भी चीज, कोई भी मेटल अगर मेल्ट करेगा तो वो लिक्विड बन जाएगा। बर्फ है, उसको आपने पिघलाया तो क्या बन जाएगी? पानी बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगा। लेकिन अगर उसको फ्रीज कर देंगे तो किस स्टेट में आ जाएगा? सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो मेल्ट करने पे लिक्विड स्टेट में आ रहा है, फ्रीज करने पर क्या होगा? सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो आंसर हैज टू बी डी। अगेन अ वेरी सिंपल एनालॉजी प्रॉब्लम, नो डाउट्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सीरीज का प्रॉब्लम, अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ सीरीज, अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम ऑफ सीरीज। सबको दिख रहा होगा, मैंने बार बार आपसे बोला है कि सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, इन सारे टॉपिक्स में वो कोई आपकी नॉलेज टेस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ आपके ऑब्जर्वेशन स्किल को टेस्ट कर रहा होता है। लेट्स लुक एट दिस। 122 के बाद 144 आ रहा है, इसका मतलब 22 ऐड हुआ है, ठीक। 144 के बाद 166 आ रहा है, अगेन 22 ऐड हुआ है, और अगेन क्या हुआ है? 22 ऐड हुआ है, एंड द आंसर इज बिकमिंग 188। अब देखो सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप सारे स्टूडेंट्स मैथ्स काफी सारा पढ़ चुके हैं, आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है कि सिंपल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। हर बार क्या हो रहा है? 22 ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा? अगले स्टेप में भी 22 ऐड होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका? 210 विल बी द आंसर। तो आंसर हैज टू बी ए, दैट इज 210। Oh, today is Wednesday. What would be the day after 61 days? Right? कैलेंडर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं और हमने पढ़ाया भी है। जिनको कैलेंडर के कॉन्सेप्ट में डाउट है वो जाकर के हमारे वीडियोस में देख सकते हैं। टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट वुड बी द डे आफ्टर 61 डेज? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 61 डेज के बारे में बात हो रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरा एग्जाम आज से 43 डेज के बाद है, तो कैन आई से मेरा एग्जाम आज से 6 वीक और 1 डेज के बाद है? 7 6 42 और 1 डे एक्स्ट्रा। सिमिलरली अगर आप मुझे बोलें कि 61 डेज के
बाद क्या होने वाला है, 61 डेज में वीक्स कितने हो जाएंगे, इसको 7 से डिवाइड करिए तो हो जाएंगे 8 वीक्स और 5 डेज क्या हो जाएंगे एक्स्ट्रा। एम आई राइट? इसका मतलब ये हुआ टुडे अगर वेंसडे है तो वेंसडे के बाद 5 एक्स्ट्रा डेज, राइट? तो वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और संडे के बाद क्या आता है, मंडे। वेंसडे के बाद 5 एक्स्ट्रा डेज, 1 2 3 4 5, सो आंसर हैज टू बी अ मंडे, राइट? मैंने शॉर्टकट बताया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो 7 से डिवाइड कर लीजिए और रिमाइंडर फाइंड आउट कर लीजिए। तो आप रिमाइंडर अगर फाइंड आउट करेंगे 61 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आइदर यू कैन टेक रिमाइंडर 5 और यू कैन टेक रिमाइंडर -2, बोथ आर ओके। रिमाइंडर 5 मींस गोइंग 5 प्लेसेस फॉरवर्ड फ्रॉम वेंसडे और -2 मींस गोइंग 2 प्लेसेस बैकवर्ड। तो अगर वेंसडे से 2 प्लेस पीछे आएंगे तो कहां पहुंचेंगे, वेंसडे से 1 प्लेस पीछे ट्यूसडे, उससे 1 प्लेस पीछे मंडे। अगेन देयर वाज एन ओरल प्रॉब्लम, आप इसको ओरली सॉल्व कर सकते थे अगर आपने ठीक से कैलेंडर को समझा है तो। अगेन अ प्रॉब्लम ऑफ सीरीज। देखिए जे के बाद के आ रहा है, के के बाद एल आ रहा है, एल के बाद एम आ रहा है। इससे सिंपल क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि आपके पेपर में आ सकता था। सीरीज का क्वेश्चन है, आपको पता है कि एक पैटर्न आपको नजर आएगा हमेशा। तो सबसे पहले वाले में क्या है, जे है, फिर के है, फिर एल है, फिर एम है। अब डेफिनेटली अगले स्टेप में क्या होने वाला है, एन आएगा, जे के एल एम एन। अब ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डेफिनेटली अगला एलिमेंट क्या होगा, एन ई हो जाएगा। अब मुझे बताओ कौन से ऑप्शन में एन ई है, एक ही ऑप्शन है जिसमें एन ई हो रहा है। तीसरा स्टेप, तीसरा एलिमेंट चेक करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी आपका मन करे तो चेक कर लीजिए, के एल एम एन, डेफिनेटली क्या होगा, ओ होगा। तो अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है, अगेन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओरली, सिंपल, वेरी सिंपल प्रॉब्लम ऑफ सीरीज। Let's look at this problem. Again a simple problem of series. Let's look at this. D N N, उसके बाद आ रहा है F Q Q, then H T and T. Now let's look at the pattern. इतने में ही पैटर्न समझ में आ जाएगा आपको। कैसे, डी के बाद एफ आ रहा है, मतलब उसने बीच में ई को स्किप कर दिया, एक अल्फाबेट को स्किप कर दिया। डी के बाद एफ आ रहा है, एक अल्फाबेट को स्किप कर दिया। एफ के बाद एच आ रहा है, जी को स्किप कर दिया। इसका मतलब हर बार एक एक अल्फाबेट स्किप करके लिख रहा है। तो एच के बाद एक अगला अल्फाबेट क्या आएगा, आई, जिसको वो स्किप कर देगा। तो आंसर में क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, राइट? तो मेरा जो भी आंसर है वो जे से स्टार्ट होना चाहिए। ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है, ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है और ये भी जे से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये आंसर नहीं होगा, इन तीनों में से कोई ऑप्शन एक आंसर होगा। नाउ आई नीड टू क्रॉस चेक। एन के बाद क्यू आ रहा है, एन के बाद क्यू मींस ओ और पी को स्किप कर दिया, एन ओ पी क्यू, ओके। फिर क्यू के बाद टी आ रहा है, मतलब आर और एस दो एलिमेंट्स को स्किप किया होगा, ठीक है, दो एलिमेंट स्किप कर रहा है। टी के बाद क्या आता है, यू और वी, दो एलिमेंट को वो स्किप करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी डब्ल्यू। इसका मतलब आंसर जे डब्ल्यू होना चाहिए। नाउ आई गॉट द आंसर, जे डब्ल्यू, जे वी, जे एक्स, दिस इज द आंसर। आंसर हैज टू बी ए। अगेन वेरी सिंपल ओरल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करते तो आपको आंसर साफ साफ दिख रहा था, यू कैन गेट द आंसर। दैट्स अ नाइस क्वेश्चन। इस पूरे पेपर में अब तक मुझे कोई अगर अच्छा क्वेश्चन दिखाई पड़ा तो ये एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखाई पड़ रहा है, राइट? इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। चलिए देखते हैं कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो रहे हैं। मुझे बताइए
ये एक स्क्वायर आपको दिख रहा है, कैन यू सी दिस स्क्वायर? ओके, तो एक फिर ये भी स्क्वायर है, एक ये भी स्क्वायर है और एक ये भी स्क्वायर है। देयर आर 4 स्क्वायर्स लाइक दिस, राइट? तो 4 अगर ऊपर स्क्वायर्स हैं तो 4 नीचे भी हैं, इसका मतलब 8 स्क्वायर्स तो ये हो गए। आई होप दीज 8 स्क्वायर्स आर क्लियर विद एवरीबडी। ये सबको 8 स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं? फिर एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक ये स्क्वायर है, फिर देखिए एक ये ग्रीन वाला स्क्वायर है, एक ये ब्लू वाला स्क्वायर है और एक ये रेड वाला स्क्वायर है। कितने हो गए? 4 स्क्वायर हो गए। तो 4 ये और 4 फिर ये, 8 स्क्वायर तो ये हो गए। ये आपको समझ में आ रहा है? ठीक, नो इश्यूज। इसके बाद लेट्स चेक दिस। ये स्क्वायर आपको नजर आ रहा है? हाउ मेनी आर दे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 स्क्वायर मुझे और नजर आ गए। 18 तो यही हो गए। इतनी बात समझ में आ रही है? नाउ आफ्टर 18 लेट्स लुक। दिस इज अ स्क्वायर। ये देखिए, ये भी एक स्क्वायर है। ये वाला, ये भी तो एक स्क्वायर है जिसको मैंने पिंक कर दिया है। एंड दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर, राइट, जिसको मैंने भी ब्लैक ड्रॉ किया है। तो आई हैव गॉट 3 मोर स्क्वायर्स, राइट? तो प्लस 3 स्क्वायर्स और आ गए। And this ACHJ, this is also a square. Similarly, this BCGD is also a square. This CHFE is also a square. So 3 more square. इसके अलावा कोई और स्क्वायर मुझे नजर नहीं आ रहा है। It means 10 plus 3 13, 3 16, 16 8 24. So answer has to be A, that is 24. There are 24 squares in this figure. राइट ऐसे क्वेश्चन खूब पेपर्स में आते हैं। अगर आप एक 25-30 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें तो उसके बाद बहुत इजीली आपको चीजें ऑब्जर्व होना शुरू हो जाती हैं। अब तक इस पेपर ने केवल और केवल मेरे ऑब्जर्वेशन स्किल को टेस्ट किया है, इसके अलावा कुछ भी टेस्ट नहीं किया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइंड द सिनोनिम दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर टू द वर्ड डिबैकल। ओके, अगेन इस क्वेश्चन को मैं होता तो मैं यहां नहीं रखता, मैं इसको इंग्लिश वाले सेक्शन में रखता, लेकिन नो प्रॉब्लम, इट इज देयर। इतना बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। डिबैकल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज डिबैकल मीनिंग? डिबैकल का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ देना, बर्बाद कर देना, राइट? दैट इज कॉल्ड डिबैकल। गिरा देना, जैसे अभी आपने देखा होगा महाराष्ट्र में सरकार गिर रही है, तो दैट इज डिबैकल, राइट? किसी चीज को गिरा देना, तोड़ देना। अब यहां पर देखिए डैंडी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैंडी? डैंडी का मतलब होता है वेरी स्मार्ट काइंड ऑफ पर्सन, टॉल हैंडसम काइंड ऑफ पर्सन। तो उसका डिबैकल से क्या लेना देना है, राइट? ऑप्युलेंस का मतलब होता है बहुत ही अमीर काइंड ऑफ पर्सन। कॉर्कर का क्या मतलब होता है? ऑब्जेक्ट है कॉर्क टाइप का, दैट इज देयर। तो डिबैकल का जो सबसे क्लोजेस्ट वर्ड मुझे लग रहा है वो है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब क्या होता है? अगेन जब बहुत तूफान आंधी आ जाए, बवाल हो जाए, चीजें गिर जाएं, तो दैट इज अगेन कॉल्ड कैटास्ट्रोफ। तो डिबैकल का जो बेस्ट सिमिलर मीनिंग यहां पर निकल सकता है, दैट इज कैटास्ट्रोफ। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, ये अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स लुक एट दिस। लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया भी है पहले भी आप लोगों को कि कौन? पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन। मैन का पोर्ट्रेट देख रहे हैं। मनु सेड, हर मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन एंड आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर। वाइफ ऑफ माई फादर सन,
माई फादर सन, सबसे पहले यहां पर आ जाइए, कितना सिंपल है देखिए, माई फादर सन, मेरे फादर का बेटा कौन हुआ, मेरे फादर का बेटा, माई फादर सन, इसका मतलब आइदर मी और माई ब्रदर, या तो मैं हूंगा या मेरा भाई होगा, लेकिन बहुत साफ साफ लिखा है आई हैव नो ब्रदर, मतलब माई फादर सन कौन हो गया, मी, इसका मतलब माई फादर सन को मैं मी से रिप्लेस कर सकता हूं, माई फादर सन इज मी, इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, और माई फादर सन क्या होता है, मी, वाइफ ऑफ मी, मेरी वाइफ, वाइफ ऑफ मी मीन्स मेरी वाइफ, हर मदर इज माई वाइफ, अगर इसको हम समराइज करें तो हम कह सकते हैं हर मॉम इज माई वाइफ, राइट, इसका मतलब वो कौन है, मेरी वाइफ की बेटी है, उसकी मॉम कौन है, मेरी वाइफ है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे वाइफ की बेटी है वो मेरी भी बेटी हुई, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, हुज पोर्ट्रेट वाज मनु लुकिंग एट, हिज डॉटर, किसका पोर्ट्रेट देख रहा था, अपने डॉटर का पोर्ट्रेट देख रहा था, सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा होती तो इसको भी आप बहुत आसानी से ओरली सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगेन देखिए, इट्स अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इस बार जितने भी क्वेश्चंस मैंने पेपर में देखे दे आर ऑल वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए 6 के बाद आ रहा है 11 के बाद आ रहा है 21 के बाद आ रहा है 36 और 36 के बाद आ रहा है 56। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस कितना है 5, फिर डिफरेंस हो गया 10, फिर डिफरेंस हो रहा है 15, 21 एंड 36 द डिफरेंस इज 15 एंड द डिफरेंस इज 20। आई होप सबको पैटर्न नजर आ गया होगा, 5 का डिफरेंस, 10 का डिफरेंस, 15 का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, तो अगला जो डिफरेंस है वो 25 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 56 प्लस 25 क्या आंसर आएगा, हैज टू बी 81, सो मेरा आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी सी, दैट इज 81 इज द आंसर। ये क्वेश्चन को देखते हैं, इट्स अगेन अ गुड क्वेश्चन, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जस्ट अ एवरेज लेवल डिफिकल्टी क्वेश्चन, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बोल रहा है वी यू वी डब्ल्यू एक्स एंड टी आर सिटिंग ऑन अ बेंच, टी इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, वी सिटिंग नेक्स्ट टू डब्ल्यू, हाउ मेनी पीपल आर देयर, यू वी डब्ल्यू एक्स टी, 5 पीपल आर देयर, 1 2 3 4 5 पीपल आर देयर, W is not sitting there with X, who is on the left end of the bench, who is on the left hand of the bench। मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, मैंने पहले भी कई वीडियोस में आपको बताया है कि ऐसे सारे क्वेश्चन में मैं वहां से स्टार्ट करता हूं जहां पर एक डेटा दिया हो, क्लियर डेटा, डायरेक्ट डेटा, जिसके बारे में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहां पर देखिए क्या कर रहा है, W is not sitting with X, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच। मैंने बताया भी है आपको अपने क्लासेस में कि ये हु वर्ड जब भी आता है तो ये किसके लिए यूज होता है, इसके पहले जिनके बारे में बात हो रही होती है उसमें से लास्ट बंदे के बारे में, इसका मतलब ये हु किसके लिए यूज हो रहा होगा, एक्स के लिए, तो W इज नॉट सिटिंग विद एक्स, हु इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, तो ये लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच है, यहां पर कौन बैठा हुआ है, एक्स बैठा हुआ है, ये एक क्लियर डायरेक्ट डेटा हमारे पास है, नो इश्यूज। V is in the second position from the right, लो ये भी एक डायरेक्ट डेटा हमारे पास है, बोल रहा है V is on the second position from the right, राइट से सेकेंड पोजीशन, इसमें कौन आ गया है, V आ गया है, तो X और V ये दो कंडीशंस हमें क्लियरली मालूम पड़ रही हैं, दैट X is sitting here, V is sitting here, ठीक, ओके। T is to the right of U and X, ओके, T and V are sitting together। अब देखो बोल रहा है T and V are sitting together, इसका मतलब T V के लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है, तो मैं दो कंडीशंस बना लेता हूं, V is here, X is here, T को यहां ले लेते हैं और T को यहां ले लेते हैं, नाउ वी हैव टू कंडीशंस ऑफ T, ओके, नो इश्यूज। अब जरा यहां पर देखिए बोल रहा है T सिटिंग नेक्स्ट टू U, T जो है U के बगल में बैठा हुआ है।
अगर ये वाली कंडीशन आप ले रहे हैं तो टी जो है यू के बगल में नहीं बैठ सकता। क्यों? टी की एक साइड तो वी है, इधर कोई प्लेस है नहीं। इसका मतलब ये वाला जो कंडीशन होगा दैट इज नॉट पॉसिबल। टी के एक साइड कौन बैठा हुआ है? नेक्स्ट टू यू, यहां पर यू को होना चाहिए। ठीक, हु इज लेफ्ट नाउ? डब्ल्यू इज लेफ्ट, तो डब्ल्यू मस्ट बी हेयर। अब देख लीजिए, किसी भी कंडीशन का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। बोल रहा है वी सिटिंग नेक्स्ट टू डब्ल्यू, वी सिटिंग नेक्स्ट टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज नॉट सिटिंग विथ एक्स, डब्ल्यू इज नॉट सिटिंग विथ एक्स, who is on the left end of the bench, x is on the left end of the bench, ठीक है। v is in the second position from the right, v is the second position from the right, t is to the right of u and x, t कहां है? u और x के राइट में है, दोनों के राइट में है, बिल्कुल ठीक है। t and v are sitting together, in which position t is sitting? देखो हम इसको कई बार वेरीफाई कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। पूछ रहा है in which position t is sitting, t कहां पर बैठा हुआ है, देख लेते हैं t कहां पर बैठा हुआ है। बिटवीन u एंड v, ये देख लीजिए, ये u है और ये v है, इनके बीच में t बैठा हुआ है। मेरा पहला ही ऑप्शन आंसर है और किसी ऑप्शन को देखने की आपको जरूरत नहीं है। Again a test of observation. Let's look at this. In a certain language, Kolkata is coded as LML, LPM, LPUB. How is Mumbai coded in that language? Coding मैंने आपसे पहले भी कहा है, coding, decoding, series, input, output is always a test of observation. Look at the question. It's a simple test of observation. कोलकाता, नहीं कोलकाता नहीं है, कोलकाता है। देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करिए पेपर करते समय। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में एक इमेज रहती है कि कोलकाता की स्पेलिंग तो के होती है, हम रख करके सॉल्व कर देते। नहीं, ऑब्जर्व कीजिए, कुछ कुछ चेंज कभी कभी क्वेश्चंस में हो सकता है। कोलकाता इज कोटेड एज एल पी एम एल पी यू बी। इससे इजी कोडिंग शायद ही पेपर में आ सकती है। देखिए, जो वर्ड लिखा हुआ है और उसका जो कोड लिखा हुआ है उसमें क्या रिलेशनशिप है। के के बाद एल आ रहा है, के के बाद वैसे भी एल आता है, ओ की जगह पर पी आ रहा है, मतलब नेक्स्ट अल्फाबेट। एल हैज बिकम एम, के हैज बिकम एल, ओ हैज बिकम पी, टी हैज बिकम यू, ए हैज बिकम बी। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, जो भी अल्फाबेट लिखा हुआ है उसका नेक्स्ट अल्फाबेट लिख दे रहा है। क्लियर, बिल्कुल साफ ऑब्जर्व हो रहा है। के एल ओ पी एल एम, के एल ओ पी टी यू ए बी, राइट, मीन्स ही इज राइटिंग द नेक्स्ट अल्फाबेट। नाउ मुंबई इज कोडेड एज, एम के बाद अगला अल्फाबेट कौन सा आता है? एन। आंसर एन से शुरू होना चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। यू के बाद आता है वी, एन वी शुड बी देयर, ओके, ये आंसर नहीं हो सकता। एम बिकम्स एन, बी के बाद आता है सी, एन वी एन सी। ये देखिए, दिस इज एन वी एन बी, दिस इज एन वी एन सी, यही आपका आंसर होगा। इससे आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन चेकिंग फर्दर, बिकॉज एवरी सेकेंड यू आर सेविंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी। इस बार एनालॉजी बहुत पूछी है इस पेपर में। बटरफ्लाई और फ्रीडम, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? और वही रिलेशनशिप होना चाहिए मेरे दूसरे आंसर के बीच में। बटरफ्लाई एंड फ्रीडम, देखिए बटरफ्लाई को हम लोग यूज करते हैं किस लिए कि बटरफ्लाई सिनोनिमस विथ फ्रीडम, राइट। कोई इंसान बहुत तितली की तरह उड़ रहा है, राइट, तो बटरफ्लाई सिनोनिमस विथ फ्रीडम। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर और कौन सा ऐसा वर्ड है जो कोई एनिमल हो या कोई इंसेक्ट हो जो किसी और क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता हो, दैट इज हॉर्स। हॉर्स को हम लोग किस लिए सिनोनिमस करते हैं? स्पीड के लिए, कि भाई बहुत घोड़े की तरह भाग रहे हो, राइट। तो बटरफ्लाई इज टू फ्रीडम इज सेम एज हॉर्स इज टू स्पीड। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, विच ऑफ द डायग्राम रिप्रेजेंट्स लॉयंस, एलिफेंट्स एंड एनिमल्स? ठीक है, देखिए सेट थ्योरी आपने पढ़ी है, वेन डायग्राम्स आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो कौन सा ऐसा सर्किल है जो बेस्ट रिप्रेजेंट करता है लॉयंस को, एलिफेंट्स को और एनिमल्स को? अब जाहिर सी बात है कि एनिमल एक बड़ा सेट है और लॉयंस और एलिफेंट दोनों क्या है, उसके सबसेट हैं।
लेकिन क्या लॉयंस और एलिफेंट में कोई एलिमेंट कॉमन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कोई ऐसा एनिमल हो सकता है जो बोले कि मैं एलिफेंट भी हूं लॉयन भी हूं? इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता। दोनों के दोनों कैसे होंगे? डिसजॉइंट सेट्स होंगे, और दोनों क्या होंगे? सबसेट ऑफ एनिमल होंगे। तो ये आंसर आना चाहिए। आंसर हैज टू बी ए। Choose the word opposite in the meaning of the given word mitigate. Mitigate का क्या मतलब होता है? What is the meaning of mitigate? और ऑपोजिट चाहिए किसका? मिटिगेट का। मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को कम कर देना, रिड्यूस कर देना, दैट इज कॉल्ड मिटिगेट, राइट। अब आ जाते हैं वर्ड्स पे। एलिविएट। एलिविएट का मतलब भी कम करना ही होता है। आपने देखा होगा कि वर्ड एलिविएटिंग द पेन, ये टैबलेट ले लिया है तो मेरा पेन क्या हो गया? एलिविएट हो गया, मतलब कम हो गया है। तो ये तो सिनोनिमस हो गया, अपोजिट नहीं हुआ। ट्रैंकुलाइज का क्या मतलब होता है? ट्रैंकुलाइज का मतलब होता है शांत कर देना, राइट। तो शांत कर देना और कम कर देना ये भी क्या है? ये अपोजिट वर्ड्स नहीं है। अबेट इज ऑल्सो समवेयर की लेस कर देना, कम कर देना। तो अपोजिट ऑफ मिटिगेट क्या होना चाहिए? बढ़ाना, इंक्रीज करना। और इंक्रीज करने के लिए कौन सा वर्ड है यहां पर? एक ही वर्ड है, दैट इज इंटेंसिफाई, किसी चीज को बढ़ा देना, राइट। तो माय आंसर हैज टू बी इंटेंसिफाई। Which of the following is two odd one from given alternatives? ठीक है, इसमें से ऑड वन कौन था? अगेन ये भी एनालॉजी और क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला था कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन से वर्ड एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं और कौन से वर्ड उस ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहे हैं। जैसे डाइविंग, स्विमिंग एंड सेलिंग, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज एक्सरसाइज कह लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी कह लीजिए, कि आप डाइविंग कर रहे हैं, पानी में कूद रहे हैं, ऊपर से जंप लगा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, नाव चला रहे हैं। दीज आर ऑल यू कैन से फिजिकल एक्टिविटी, राइट, और एक्सरसाइज। बट ड्राइविंग इज नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी, राइट। सो आंसर हैज टू बी ड्राइविंग। ये इस ग्रुप में नहीं आ रहा है, इट इज अ ऑड वन आउट। ओके, नाउ लुक एट द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है सैलोजिज्म का। और साइलॉग का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसको आपने किसी अच्छे टीचर से नहीं पढ़ा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट। तो सेलॉग थोड़ा सा समझना पड़ता है। यहां पर एक बात अच्छी ये है कि आपको सेलॉग में अपना कोई भी नॉलेज, अपना कोई फीलिंग, अपना कोई इमोशन यूज नहीं करना। जितना डेटा वहां पे दिया है उसकी बेसिस पे आपको आंसर देना है। इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन टू स्टेटमेंट्स फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स, नंबर 1 and 2। यू हैव टू टेक द गिवन टू स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू। जो भी स्टेटमेंट है उसको आपको ट्रू मान लेना है, इवन इफ दे सीम टू बी एट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट। अगर जो भी कॉमनली नोन फैक्ट्स हैं उससे वो अलग भी जा रहे हैं तो भी आपको उनको सच मानना है। जैसे मान लो लिखा हो कि ऑल एलिफेंट्स फ्लाई, तो आपको पता है कि एलिफेंट फ्लाई नहीं करता है, बट यहां पर लिखा है तो आपको मान लेना पड़ेगा, राइट। अब यहां पर जैसे लिखा हुआ एक वर्ड प्ले और एक वर्ड लिखा हुआ एथलीट, तो हम दोनों को सेम नहीं मानेंगे, राइट। दे आर डिफरेंट थिंग्स हियर, लेट्स अंडरस्टैंड। तो बोल रहा है स्टेटमेंट क्या है? नो वुमेन टीचर प्ले, ठीक। तो ये वो लोगों का ग्रुप है जो प्ले करते हैं, खेलते हैं, हु कैन प्ले, हु कैन प्ले। और बोल रहा है नो वुमेन टीचर प्ले, जो विमेन टीचर हैं वो नहीं खेलती हैं। इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस अगेन अ मॉडिफिकेशन ऑफ, और कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सेट थ्योरी। अगर उसको भी पढ़ा है तो आपको फायदा होगा इसमें। Some women teachers are athletes, कुछ women teachers क्या हैं? एथलीट्स हैं। तो ये हो गया एथलीट्स। अब कई लोग बोलेंगे नहीं सर एथलीट्स तो प्लेयर होते हैं, इनको साथ साथ होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहां पर दो अलग अलग वर्ड्स दिए हैं तो हम प्लेयर्स को अलग रखेंगे, एथलीट्स को अलग रखेंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पे। मेल एथलीट्स कैन प्ले। क्या मेल एथलीट्स के बारे में कोई जानकारी है हमको? यहां पर उसने बोला है कि सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स, राइट, नहीं है। इसका मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन को हम सच नहीं बोल सकते। सम एथलीट्स कैन प्ले, एथलीट्स यहां है, प्लेयर यहां है, इनके बीच में कुछ कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट को भी हम सही नहीं मान सकते। तो मेरे हिसाब से आंसर होगा ए, नाइदर 1 नॉर 2 फॉलोज। दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। Let's come to the next problem.
इन ईच क्वेश्चन सेम रूल सेम है, देखते हैं। ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, ठीक है, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर। तो दिस इज गोल्डन इन कलर और दिस इज मैंगोज। ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, तो मैंगोज क्या हो गया, जो गोल्डन इन कलर है उसका सबसेट हो गया। मतलब और बहुत सारी चीजें होंगी जो गोल्डन इन कलर होंगी, मैंगोज भी उसका एक पार्ट है, ठीक है। नो गोल्डन कलर्ड थिंग्स आर चीप, जो भी चीज गोल्डन कलर की है वो चीप नहीं हो सकती। तो एक ये चीप का सर्किल बन गया और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब गोल्डन और चीप में कोई चीज कॉमन नहीं है और गोल्डन का पार्ट मैंगोज है, तो मैंगोज भी चीप नहीं हो सकते, ठीक। ऑल मैंगोज आर चीप, नो। गोल्डन कलर मैंगोज आर नॉट चीप, एब्सोल्युटली राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। इन दोनों बातों को सुन करके मैं कौन सा कंक्लूजन निकाल सकता हूं, केवल सेकंड कंक्लूजन निकाल सकता हूं। तो माय आंसर विल बी ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन द रूल्स आर सेम, सिलॉग का क्वेश्चन है, साइलोजिज्म का क्वेश्चन है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, नो ओपन माइंडेड मैन आर सुपरस्टिशियस, ठीक है। ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, नो ओपन माइंडेड आर सुपरस्टिशियस। देखिए अब तो इसके लिए डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है। बोल रहे हैं ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड लोग कौन है, यंग साइंटिस्ट। ओल्ड साइंटिस्ट के बारे में मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिनकी एज ज्यादा है उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पहला स्टेटमेंट बोला नो साइंटिस्ट इज सुपरस्टिशियस, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आई कांट से वेदर इट इज ट्रू और रॉन्ग। नो यंग पीपल आर सुपरस्टिशियस, यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड आर नॉट सुपरस्टिशियस। इसका मतलब जो यंग साइंटिस्ट हैं वो सुपरस्टिशियस नहीं है, लेकिन बाकी के जो यंग लोग हैं वो सुपरस्टिशियस हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन भी मेरे पास नहीं है। आंसर हो जाएगा नाइदर वन और नहीं होना चाहिए, यहां पे नॉर होना चाहिए। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, ना तो वन फॉलो कर रहा है ना तो टू फॉलो कर रहा है। द आंसर इज बी। Six books are labeled A, B, C, D, E, F and are placed side by side. Okay. Books B, C, E and F are green covers. Okay. Okay. No issues. Six book. यहां पर E ही हो गया है, E नहीं ये F होगा. That will be F. Six books are labeled A, B, C, D, E, F, placed side by side. Books B, C, F have green colors. B, C, E, F have green colors. तो B green है, C भी green है, and E and F. E is also green, F is also green. I hope there is no problem in this. While others have yellow colors. Others have, तो भाई ये yellow कलर का हो गया और ये भी क्या हो गया, येलो कलर का हो गया, राइट। सो ए एंड डी आर येलो, बी सी ई एफ आर ग्रीन, वेरी क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ बुक ए बी एंड डी आर न्यू, ए बी एंड डी, ए इज न्यू, बी इज न्यू एंड डी इज न्यू, while the rest are old volumes. बाकी की जो बची हुई बुक्स हैं वो कैसी हैं, ओल्ड वॉल्यूम्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीबॉडी, साफ साफ दिया हुआ है, राइट। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना होता है, मैंने ऐसे कई क्वेश्चन डिस्कस भी किए आपके साथ में, केवल एक टेबल फॉर्म करनी पड़ती है जिससे आपके लिए डेटा को समझना आसान हो जाता है। नाउ बुक ए बी सी आर लॉ रिपोर्ट्स, ओके, ए इज लॉ बुक, बी इज लॉ बुक एंड सी इज लॉ बुक। रेस्ट आर मेडिकल एक्सट्रैक्ट, तो रेस्ट जो है दैट इज मेडिकल एंड मेडिकल। नाउ लुक एट दिस, विच टू बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स एंड हैव ग्रीन कवर्स, राइट। ओल्ड होना चाहिए, मेडिकल बुक होना चाहिए और ग्रीन कलर होना चाहिए। देख लीजिए भाई, एक तो ये है ओल्ड मेडिकल एंड ग्रीन, ओल्ड मेडिकल एंड ग्रीन, राइट।
सो E एंड F हैज टू बी माय आंसर। अब बताओ इससे इजी क्वेश्चन आ सकता है क्या निमसेट के पेपर में? राइट, कुछ नहीं किया, जस्ट एक टेबल बनाया एंड आई हैव गिवन द आंसर। Now, again a problem of series, again a very simple problem. बोल रहा है find out the wrong number in the following series. यहां पर कई बच्चे क्या गलती करते हैं, उनको देखते ही लगता है कि 30 जो है वो रॉन्ग वन है राइट क्योंकि बाकी सारे नंबर नेगेटिव हैं, ये एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन 30 तो ऑप्शन ही नहीं है। राइट, अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम है, देखते हैं। The next number is -5, the next number is -45, next number is -90. Now let's look at the pattern. 30 के बाद -5 आ रहा है, क्या हुआ होगा? -35, 35 सब्ट्रैक्ट किया होगा, ठीक। -5 से -45 आ रहा है, मतलब -40 सब्ट्रैक्ट कर दिया होगा, फिर -45 सब्ट्रैक्ट किया। पैटर्न आपको नजर आ गया। 3 एलिमेंट पे अगर पैटर्न नजर आ जा रहा है तो इसका मतलब वही पैटर्न आगे फॉलो होने वाला है। 35, 40, 45, नेक्स्ट टाइम क्या होगा? -50 होना चाहिए, -90 -50 होना चाहिए 140 माइनस में, और यहां पर क्या दिया हुआ है? -145 दिया हुआ है। मेरे हिसाब से यही ऑड वन आउट है। -50 के बाद अगला एलिमेंट क्या होना चाहिए? -55 सब्ट्रैक्ट, तो ये आ जाएगा 195। देखिए बिल्कुल सही है। और इसके बाद आना चाहिए था -60, इसका मतलब ये हो जाएगा 255 माइनस में। राइट, तो बाकी सारी सीरीज सेम आ रही है, मेरे पैटर्न को फॉलो कर रही है, लेकिन केवल एक नंबर है जो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। दैट नंबर इज, ये देखिए 140 होना चाहिए था और यहां पर 145 लिखा हुआ है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 145 इज द आंसर। 145 इज द आंसर। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन मुझे वही काम करना है, मुझे रॉन्ग वन फाइंड आउट करना है, नो प्रॉब्लम। देखिए 2 के बाद 5 आ रहा है, इसका मतलब यहां पर 3 ऐड हो रहा होगा। 5 10 मतलब 5 ऐड हुआ होगा। 10 के बाद 17 मतलब 7 ऐड हुआ होगा। 3 5 7। अब मुझे समझ में आ गया कि अगला नंबर जो ऐड होगा इट मस्ट बी 9। तो 17 + 9 इज 26। ओके, नेक्स्ट नंबर जो ऐड होगा इट शुड बी 11। 26 + 11 कितना होना चाहिए? 37 होना चाहिए। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? 38 लिखा हुआ है। मुझे अभी यही ऑड वन लग रहा है। लेट्स वेरीफाई। 11 के बाद अगला नंबर क्या होना चाहिए था? 13। राइट, तो 37 में अगर 13 ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 में 15 ऐड करेंगे तो 65 आ जाएगा। इसका मतलब दिस इज द रॉन्ग नंबर। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए? 37। पूछा क्या है? विच इज द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज? रॉन्ग नंबर इज 38। अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ एडिशन करना था और कुछ भी नहीं करना था। Data interpretation. Now, in the following question are based on the pie charts given below, percentage wise distribution of students studying in art and commerce in 7 different institutions. Institutions के नाम दिए हुए हैं, वहां पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स कितने हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंड कॉमर्स के स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। नो प्रॉब्लम। इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? ABCDEFG. Right? They are the institutions. No issues. Let's look at the problem. What is the total number of students studying arts in institute A and G together? No problem. A में 15%, A में 15% लोग क्या कर रहे हैं? आर्ट्स पढ़ रहे हैं। देखो ये आर्ट्स वाला ग्राफ है। 15% A में, A and G together. G में कितना है? 12% है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 27%. 27% means 27/100 multiplied by 3800.
क्यों? आर्ट्स में टोटल लोग कितने हैं? 3800 लोग हैं टोटल. So 0 and 0 is cancel, 0 0 is cancel. 27 into 38 must be your answer. 27 into 38 must be your answer. अब एक चीज समझिए, 8 into 7 होता है 56. इसका मतलब आंसर के एंड में 6 आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहां सारे आंसर्स के एंड में क्या है? 6 आ रहा है. तो आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, राइट? अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं. अगर 27 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा? वाई आई एम सेइंग 27 को 4 से मल्टीप्लाई करिए. 27 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1080. 4 से करने पे 108, 40 से करेंगे तो 1080 आंसर आ जाएगा. और मल्टीप्लाई किससे आप कर रहे हैं? 38 से. इसका मतलब आंसर 1080 से छोटा होना चाहिए. एक ही ऑप्शन है, टिक कर दीजिए और आगे चले जाइए, राइट? तो अगर आपको 77 into 4 दिख जाता 108 है, तो आपको साफ दिख रहा था कि आंसर 1080 से कम होना चाहिए. मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है. अब फॉलोइंग क्वेश्चन, ये तो सेम चीज है. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 3800 and 4200. हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी स्टडी आर्ट्स एंड कॉमर्स? तो पूछ रहा है बी के कितने स्टूडेंट्स हैं जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं और कॉमर्स पढ़ रहे हैं. अच्छा, तो बी के स्टूडेंट्स हैं 8% जो आर्ट्स पढ़ रहे हैं, और बी में 17% स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं. तो 8% किसका? 3800 का, प्लस 17% ऑफ 4200. कैंसिल 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 कैंसिल. तो आपको करना क्या है? सिर्फ 8 into 38 करना होगा. दैट वन मल्टीप्लीकेशन यू नीड टू डू. और आपको क्या करना पड़ेगा? 17 into 42 करना पड़ेगा. जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर. तो क्या आंसर आएगा इसका? 1018 आएगा. दिस हैज टू बी योर आंसर, 1018. जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन एंड एन एडिशन. डेटा आपके सामने है. द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन आर्ट्स एंड स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट ई. ई में आर्ट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं? ई में आर्ट्स में हैं 14% स्टूडेंट्स, ओके. और कॉमर्स में द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग आर्ट्स टू स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट ई. ई में कितने हैं? 18%. 14% किसका? 14%. 14% of 3800. Why 3800? Because आर्ट्स के टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 3800 स्टूडेंट्स हैं. और कॉमर्स के कितने स्टूडेंट्स हैं? 4200, जिसका 18% क्या कर रहे हैं? ई में. नो प्रॉब्लम. और इनका हमको चाहिए क्या था? रेशियो. तो 18% ऑफ 18% ऑफ 4200, राइट? तो अगर इसको सॉल्व करते हैं हम तो इट विल बिकम 14 into 3800 और 18 into 4200. Zeros are cancelled. 14 3 जा 42, 2 9 जा 18, 2 19 जा 38. 19, 9 into 3 is 27. So answer has to be 19:27. This is your answer. Got it? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये जो रीजनिंग है ये भी लेटेस्ट आना शुरू हुई आपके पेपर में. इसको बोलते हैं क्रिटिकल रीजनिंग. अभी तक जो हम लोग कर रहे थे दैट वाज एनालिटिकल लॉजिकल रीजनिंग. नाउ इट इज क्रिटिकल रीजनिंग. और इसको अब बड़ा इंपॉर्टेंट है किसी अच्छे टीचर से पढ़ना, राइट? बिकॉज जो एनालिटिकल रीजनिंग है इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस बट इट इज मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग. नाउ यहां पर कॉज ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कोर्स ऑफ एक्शन. इस कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? कोर्स ऑफ एक्शन जो है
एक ऐसा एक्शन होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के द्वारा या जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है किसी समस्या के बाद, राइट। ध्यान रखिएगा, इट शुड बी अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टेटमेंट, मैनी शॉप्स इन द लोकल मार्केट हैव एक्सटेंडेड देयर शॉप्स एंड ऑक्यूपाइड मोस्ट पार्ट ऑफ फुटपाथ इन द फ्रंट ऑफ देयर शॉप्स। ठीक, आपने देखा होगा हर शहर में, हर बाजार में देखा होगा कि लोग करते क्या है कि अपनी शॉप को आगे बढ़ा लेते हैं, रोड पे निकाल लेते हैं, फुटपाथ पे कब्जा कर लेते हैं। दैट इज द सेम प्रॉब्लम ही इज टॉकिंग अबाउट। अब पूछ रहा है कोर्स ऑफ एक्शन क्या है। सिविक अथॉरिटी, सिविक अथॉरिटी मीन्स जैसे लखनऊ में एलडीए है, वैसे कहीं ना कहीं हर सिटी में अपनी एक अथॉरिटी होगी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, दैट इज कॉल्ड सिविक अथॉरिटी। द सिविक अथॉरिटी शुड इमीडिएटली एक्टिवेट अ टास्क फोर्स टू क्लियर ऑल द फुटपाथ्स एनक्रोच्ड बाय द शॉप ओनर्स। एब्सोल्युटली सही बात है, अगर लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो सिविल अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, अपनी एक टास्क फोर्स बना करके उसको हटा देना चाहिए। ठीक है, सिविक अथॉरिटी शुड चेंज हेफ्टी पेनाल्टी टू द शॉप ओनर्स फॉर ऑक्यूपाइंग द फुटपाथ। बिल्कुल सही बात है कि आप क्या करना चाहिए, उस पर पेनाल्टी भी लगा देनी चाहिए। ठीक है, द सिविक अथॉरिटी शुड सेट अप अ मॉनिटरिंग सिस्टम टू दैट एनक्रोचमेंट डू नॉट रिकर इन द फ्यूचर। उनको एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए जिससे ये मालूम चले कि इसके बाद दोबारा इंक्रोचमेंट नहीं होगा। आपने बहुत जगह पर देखा होगा इंक्रोचमेंट हटाया गया एंड अगेन फिर से क्या हो गया, इंक्रोचमेंट हो गया। तो मेरे हिसाब से ऑल दीज थ्री स्टेटमेंट्स आर राइट, दे कैन बी गुड कोर्स ऑफ एक्शन एज फार एज दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न। तो आंसर होना चाहिए ऑल 1, 2 एंड 3 फॉलो। इस सिचुएशन पे आप तीनों चीजें कर सकते हैं, ऑल 1, 2, 3 फॉलोज। लेट्स लुक टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Statement, there is a significant increase in the number of patients affected by some disease। देखिए, affected by some disease, कौन सी disease है पता नहीं, ठीक है, in a city। Again, course of action क्या होना चाहिए, municipal corporation of the city should take immediate action। एब्सोल्युटली राइट, कोरोना फैल रहा है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा तुरंत तुरंत, राइट। तो ये होना चाहिए। दिस प्रॉब्लम शुड बी रेज्ड इन द यूनेस्को। अब ये बताओ, हमारे शहर में कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका यूनेस्को में रेज करने से क्या मिलेगा। दूसरी बात, किसकी बात कर रहा है, यूनेस्को की बात कर रहा है। अगर वो WHO बोलता तो फिर भी मैं सोचता एक बार कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, WHO से कंसर्न कर सकते हैं। डिसीज का प्रॉब्लम यूनेस्को में क्या करेंगे आप डिस्कस करके, कोई मतलब नहीं है उस बात का। हॉस्पिटल इन द सिटी शुड बी इक्विप्ड प्रॉपरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। बिल्कुल ठीक बात है, जो भी मेडिसिन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जैसा कोरोना में हम देख रहे थे, उन सबकी हमको इक्विप करना चाहिए किसको, हॉस्पिटल्स को। तो पहला स्टेटमेंट और थर्ड फॉलो कर रहा है, सेकेंड फॉलो नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो। अच्छा, एक काम बहुत सारे बच्चे करते हैं, पहले ऑप्शन देखना स्टार्ट कर देते हैं, ऑप्शन देखने के बाद आप बायस्ड हो जाते हैं। डोंट गेट बायस्ड, आप पहले देखिए और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो आपको पढ़ते पढ़ते आंसर मिल जाएगा। मेरे हिसाब से तो ये पूरा पेपर, ऑलमोस्ट पूरा पेपर नहीं, आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू टॉक अबाउट द होल पेपर, आई एम ओनली ऑथराइज्ड अबाउट टू टॉक अबाउट द रीजनिंग सेक्शन। मुझे अब तक तो ये पूरा सेक्शन ओरली ही दिखाई पड़ा है, अगर मैं पेपर कर रहा होता तो इस पूरे को मैं ओरली कर सकता था। Let's look at the next problem। ये जो एक सेट है जिसपे बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल भी पूछा और बात भी करी, ये सेट जो है वो गड़बड़ है, ये क्वेश्चन गलत है। कैसे गलत है मैं बताता हूं आपको। बोल रहा है ब्रेक ऑफ 1 आवर हैज टू बी टेकन इन 3rd और 4th आवर। ठीक है, मान लेते हैं कि 3rd आवर में ब्रेक ले रहे हैं। इस क्वेश्चन में हुआ कि एक्चुअली ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने किसी और पेपर में भी देखा है इससे पहले, कहीं जहां से इन्होंने कॉपी किया होगा। उस क्वेश्चन में एक बात थी कि ड्रामा शो कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ ए एंड एंड विथ सी। उसको सी पे ही एंड करना था, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या कर दिया, इसको कैन नॉट कर दिया है, तो उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में। लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या प्रॉब्लम आ रही है इस क्वेश्चन में, लेट्स लुक एट दैट। अगर मैं बोलूं कि यार 3rd पे जो है ब्रेक ले रहे हैं, आई एम टेकिंग बोला अ ब्रेक ऑफ 1 आवर हैज टू बी टेकन इन 3rd और 4th आवर, या तो 3rd आवर में ब्रेक होगा या 4th आवर में ब्रेक होगा। लेट्स टेक द फर्स्ट कंडीशन कि 3rd आवर में ब्रेक हो रहा है, तो फिर क्या होगा, ड्रामा शो कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ ए एंड एंड इन सी। याद रखिएगा, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ ए, और सी से एंड नहीं कर सकते। तो यहां पर ए नहीं आ सकता है, A कैन नॉट बी हेयर और C कैन नॉट बी हेयर, ये याद रखिएगा। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, D हैज टू फॉलो इमीडिएटली विथ नो ब्रेक इन बिटवीन। D हैज टू फॉलो B, D के बाद B आना चाहिए। तो D को अगर यहां ले लें
डी हैज टू फॉलो बी इमीडिएटली विथ नो ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है, डी क्या करेगा, बी को फॉलो करेगा। डी हैज टू फॉलो बी, तो बी को डी फॉलो करेगा। डी हैज टू फॉलो बी, राइट, इमीडिएटली विथ नो ब्रेक इन बिटवीन। ठीक है, तो डी बी को फॉलो कर सकता है। एक केस तो ये हो सकता है, एक केस ये भी तो हो सकता है कि बी यहां पर आ जाए और डी यहां पर आ जाए। दिस कैन ऑल्सो बी अ केस। डी शुड इमीडिएटली फॉलो बी। और एक और कंडीशन हो सकती है कि बी यहां पर आ जाए और डी यहां पर आ जाए। ठीक, ब्रेक अभी यहीं पे चल रहा है। फिर बोल रहा है ए कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर डी। ए यहां पर नहीं आ सकता, डी के इमीडिएट बाद नहीं आ सकता, नो प्रॉब्लम। ए हैज टू प्रिसीड ई इमीडिएटली विथ नो ब्रेक इन बिटवीन। ए क्या कर रहा है, ई से पहले आ रहा है, तो ए और ई यहां पर हो सकते हैं इस केस में, और ए और ई यहां पर भी हो सकते हैं इस केस में, राइट। क्यों, क्योंकि सी एंड में नहीं आ सकता, इसलिए मैंने ए ई को यहां पर लिया है। ठीक, और ए और ई यहां पर भी हो सकते हैं। कौन बच रहा है, सी, तो सी कैन कम हेयर, सी कैन कम हेयर, सी कैन कम हेयर, बट सी कैन नॉट कम इन द लास्ट। तो ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये दोनों कंडीशन परफेक्टली सही है। सिमिलरली जब मैं फोर्थ आर्म में लूंगा ब्रेक, तो दो कंडीशंस और बन जाएंगी। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ वन कंडीशन कितनी कंडीशन बन जाएंगी, चार कंडीशंस बन जाएंगी। बोल रहा है विच आर इज अ ब्रेक आर, राइट। थर्ड और फोर्थ में से कोई एक होना चाहिए। थर्ड भी आंसर हो सकता है और फोर्थ भी आंसर हो सकता है। इसका यूनिक आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन गलत है, राइट। कुछ गलती इन लोगों ने करी है इस क्वेश्चन। तो इसके पर बेस्ड 5 क्वेश्चन थे, मैं उनको स्किप कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट वन। चलिए इस पे आ जाते हैं। पर्सन्स प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ द मदर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आफ्टर 8 years ही विल बी 1/2 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर? ठीक, नो इश्यूज। 2/5 ऑफ द एज ऑफ द मदर, मदर की एज को ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए 5x। 5x क्यों लिया है? 2/5 करना था, x लेते तो 2/5x लेना पड़ता, कैलकुलेशन बढ़ता। तो बेटे की एज कितनी हो जाएगी? सन की जो एज हो जाएगी 2/5 ऑफ 5x मीन्स 2x हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। आफ्टर 8 years, आज उस बच्चे की एज 2x है, तो 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 2x + 8। और मदर की एज 5x है, तो साल भर के बाद कितनी, 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 5x + 8। एंड 2x + 8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 5x + 8। He will be 1/2 of the age of the mother. 2x + 8 is equal to half of 5x + 8. इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम है। So 2x + 8 is equal to 5/2x + 4. Half into 5 is 5/2 और half into 8 is 4. Right? अब 4 को इधर ले आते हैं, तो 8 - 4 is 4, 2x वहां जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा हाफ x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8, राइट। x 8 हो गया, तो सन की एज कितनी हो गई? 2 × 8 दैट कम्स टू 16, और मदर की एज कितना हो गया? 5 × 8 दैट कम्स टू 40। इसका मतलब मॉम का एज कितना होगा? 40 विल बी द एज ऑफ मॉम। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, अगर आप करना चाहते तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस, देखिए कैसे कर सकते थे ऑप्शन से। अगर मैं ये वाला ऑप्शन पिक करता कि उसकी एज 40 है मदर की, तो बेटे की एज कितनी हो जाती? 2/5 ऑफ 40, तो कितना हो जाता? 16। ठीक, आज से 8 साल के बाद बेटे की एज कितनी हो जाएगी? 24, और मदर की एज 40 है, तो 8 साल के बाद कितनी हो जाएगी? 48। 24 48 का हाफ है। इसका मतलब यही एक नंबर है जो मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। दिस विल बी माय आंसर। इनमें से किसी और ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, राइट। चेक करके देख लीजिए, 50 को चेक करके देखते हैं। अगर मदर की एज 50 है, तो बेटे की एज कितनी हो जाएगी? 20, 2/5 ऑफ 50।
8 साल के बाद ये 28 का हो जाएगा और ये 58 का हो जाएगा, और 28 58 का हाफ नहीं है, इसका मतलब दिस कैन नॉट बी योर आंसर, आंसर हैज टू बी दिस। तो आप ऑप्शन के थ्रू भी इसको चेक कर सकते थे। नाउ लुक एट द प्रॉब्लम। इससे सिंपल प्रॉब्लम मैं निमसेट में एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। सिंपल प्रॉब्लम ऑफ यूनिटरी मेथड, अगर कोई अच्छा बच्चा है क्लास 6 7th का तो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। रनिंग इन द सेम कांस्टेंट रेट, ओ माय गॉड, सेम कांस्टेंट रेट, ज्यादा ही इस बार अवेयर हो गए लोग। 6 आइडेंटिकल मशीन्स कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ 270 बॉटल्स पर मिनट। ओके, 6 मशीन्स कितना बना रही हैं? 270 बॉटल्स बना रही हैं 1 मिनट में, नो प्रॉब्लम। तो एक मशीन कितना बनाएगी? 270 बाय 6, 3 2 जा 6, 390 दा, 90 बाई 2 इज 45। मतलब एक मशीन 1 मिनट में 45 बॉटल्स बनाएगी। ठीक, एट दिस रेट हाउ मेनी बॉटल्स 10 सच मशीन प्रोड्यूस्ड इन 4 मिनट्स। अब बताओ, अगर 1 मिनट में 45 बॉटल्स बन रही हैं तो 4 मिनट में कितनी बॉटल्स बनेंगी? 45 इंटू 4, दैट कम्स टू 180। बोल रहा है 10 मशीन्स, ये कितनी मशीन्स बना रही हैं? एक मशीन। तो अगर 10 मशीन्स हो जाएंगी तो 180 इंटू 10, दैट कम्स टू 1800 इज द आंसर। इसका मतलब कितनी बॉटल्स बनकर तैयार हो जाएंगी? 1800 बोतल बनकर तैयार हो जाएंगी। सिंपल मेथड, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। आगे आते हैं, लेट्स स्टार्ट। एट व्हाट टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock बोथ द नीडल्स विल कोइंसाइड ईच अदर। ठीक है, क्लॉक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन क्लॉक का नहीं आ सकता, राइट? तो क्लॉक वाला मेरा वीडियो देख लीजिएगा अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो क्लॉक में फाइंडिंग एंगल्स के लिए एक फॉर्मूला मैंने दिया था, 11/2m - 30h, वेयर m इज फॉर मिनट, h फॉर आर। नीडल्स कोइंसाइड कर रही, कोइंसाइड करने का मतलब होता है एंगल विल बी 0, राइट? तो थीटा इज 0 इज इक्वल टू 11/2m, m मुझे पता नहीं है, 30 इंटू h, 3 और 4 बजे के बीच का टाइम है, इसका मतलब h आपको 3 लेना पड़ेगा। 3 क्यों लिया है? अगर टाइम 3 और 4 के बीच में है तो 3 बज के कुछ मिनट हो रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन इज वेरी इजी, 11/2m - 90 इज इक्वल टू 0, सो m इज इक्वल टू 180 अपॉन 11। सो आंसर हैज टू बी डी, 16/4/11। इसका मतलब क्या होगा? 3 बज करके 16/4/11 मिनट पे ये हैंड्स क्या करेंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब एंगल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगेन अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, 1657 को डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से और 6 रिमाइंडर आ रहा है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1657 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें, नंबर आ जाएगा 1651। तो ये जो नंबर होगा उस नंबर का मल्टीपल होना चाहिए, या वो नंबर इसका डिवाइजर होना चाहिए, या ये नंबर उससे कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, वॉट एवर यू लाइक टू से, बिकॉज रिमाइंडर कितना आ रहा था? 6, विच आई हैव रिमूव्ड। 2037 माइनस 5 क्यों सब्ट्रैक्ट किया? 5 क्या है? रिमाइंडर। तो उसको हटाने के बाद जो भी नंबर बचेगा वो क्या होगा? परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब कई लोग क्या करेंगे? इन नंबर से डिवाइड कर करके चेक करेंगे। मत कीजिए, मैं आपको शॉर्टकट दे देता हूं। दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। दोनों नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा 381। जो भी नंबर आंसर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा होगा वो इनके डिफरेंस को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। अब यहां देख लीजिए, 305 से 381 किसी हाल में डिवाइड नहीं होगा, कैन नॉट बी माई आंसर। 235 कैन नॉट बी माई आंसर। आइदर 123 और 127। 127 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 381। इसका मतलब 381 कैन बी डिवाइडेड बाय 127। यही आपका आंसर है, और कुछ नॉनसेंस करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगेन और 10-20 सेकंड क्वेश्चन था, इससे ज्यादा इसमें करने की जरूरत नहीं थी। ओ, फैमिली ट्री, ब्लड रिलेशंस। ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो मैं हमेशा क्या करता हूं,
मैरिज के रिलेशन को इससे रिप्रेजेंट करता हूं, इस साइन से, सिबलिंग्स को इस साइन से रिप्रेजेंट करता हूं, और नेक्स्ट जनरेशन को इस साइन से रिप्रेजेंट करता हूं। ये मेरा मेल सिंबल है और ये मेरा फीमेल का सिंबल है, राइट। सो लेट्स लुक एट दिस। ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है वो बी का भाई है। ये देखो सिबलिंग वाला सिंबल इस्तेमाल किया, ये सिंबल मेरा है सिबलिंग्स का, भाई भाई का, भाई बहन का, ये मैरिज का सिंबल है। सी इज द फादर ऑफ ए का फादर जो है वो है सी। ये लाइन क्यों बनाई है? सी फादर है तो उसकी किसी ना किसी से शादी हुई होगी, तो सी इज फादर, तो सी इज मैरिड टू समबडी, किससे मुझे नहीं पता, किसी लड़की से ही हुई होगी, राइट। और इनके दो बच्चे हो गए, एक तो हो गया ए इज ब्रदर ऑफ बी, और दूसरा हो गया बी। बी का जेंडर मुझे क्लियर नहीं है क्योंकि यहां पर बोल रहा है ए इज ब्रदर ऑफ बी। ए का जेंडर क्लियर है, ए भाई है, बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। सी इज फादर ऑफ ए, सी जो है ए का फादर है, ओके। डी इज ब्रदर ऑफ ई, ई कौन है नहीं पता, लीव इट, कम टू द नेक्स्ट। ई इज डॉटर ऑफ बी, बी की डॉटर है, इसका मतलब बी की किसी से शादी हुई होगी। बी का जेंडर मुझे पता नहीं है तो उसके स्पाउस का जेंडर भी मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इनके किड कौन है, ई इज डॉटर, डॉटर मींस फीमेल, और डी इज ब्रदर ऑफ ई, और इस ई का भाई कौन है, डी। जितने लोग मेरे पास दिए थे उसका डेटा मेरे पास आ गया, बी का जेंडर क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। देन द अंकल ऑफ डी, डी का अंकल, डी का फादर या मदर बी है, दोनों में से कौन है मुझे नहीं पता, उसका भाई ए है। इंग्लिश में मदर के भाई को भी अंकल कहते हैं, फादर के भाई को भी अंकल कहते हैं, इसका मतलब डी का अंकल कौन हुआ, ए हुआ, ये कंफर्म है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ए इज योर आंसर। सो ये था आपका पूरा सेक्शन, अ वेरी इजी सेक्शन। अगर मैं पेपर कर रहा होता तो शायद 20 से 25 मिनट मुझे लगने चाहिए थे इस पेपर को करने में, सेक्शन को करने में। इससे इजी निमसेट का रीजनिंग सेक्शन मैंने आज तक नहीं देखा है, राइट। तो आगे वीडियोस में मैं और पेपर्स का भी एनालिसिस करूंगा इसी तरीके से। मिलेंगे हम लोग, थैंक यू वेरी मच।